बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स। मैं उम्मीद करता हूँ आप तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। मैं आपका इंस्ट्रक्टर शहबाज अली और मैं आपको वेलकम करता हूँ आपके अपने चैनल डिजिटल एजुकेशन पर। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस एंड एंटरप्रेन्योरशिप चैप्टर नंबर 3 के शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज। तो वीडियो आपने लास्ट तक देखनी है और बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी। इसके साथ साथ आप तमाम व्यूअर्स से दरखास्त है, अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। एक्सरसाइज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ वेल डिफाइंड प्रॉब्लम इज। वो कहता है वेल डिफाइंड प्रॉब्लम की कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सी होती है। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने चैप्टर के अंदर पढ़ा था, वेल डिफाइंड प्रॉब्लम एक ऐसी प्रॉब्लम्स को कहा जाता है जिसमें आपके पास गोल क्लियर होता है, इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट, ये चारों चीजें आपके पास क्या होती हैं, क्लियर होती हैं। नंबर 2, कॉम्प्लेक्सिटी क्लास रिप्रेजेंटिंग प्रॉब्लम्स सॉल्वेबल एफिशिएंटली बाय अ डिटरमिनिस्टिक एल्गोरिथम। वो कहता है जो प्रॉब्लम्स आसानी से सॉल्व हो जाती हैं, ऐसी प्रॉब्लम्स को रिप्रेजेंट करने के लिए कौन सी कॉम्प्लेक्सिटी क्लास को यूज किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, ऐसी कॉम्प्लेक्सिटी क्लास जो होती है वो कौन सी होती है, क्लास पी होती है। नंबर 3, द स्टेटमेंट दैट अप्लाइज टू अनसॉल्वेबल प्रॉब्लम्स। नीचे दी गई स्टेटमेंट्स में से वो कौन सी स्टेटमेंट्स हैं जो कि अनसॉल्वेबल प्रॉब्लम्स के ऊपर अप्लाई होती है। तो स्टूडेंट्स, ऐसी प्रॉब्लम्स जिनका कोई एल्गोरिथम नहीं बन सकता, ऐसी प्रॉब्लम्स कौन सी होती है, अनसॉल्वेबल प्रॉब्लम्स होती हैं। दे कैन नॉट बी सॉल्व बाय एनी एल्गोरिथम, जिनको किसी एल्गोरिथम की मदद से हल नहीं किया जा सकता। नंबर 4, द मीनिंग ऑफ एनपी इन कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी इज। एनपी का क्या मतलब होता है। तो आपको याद होगा, जैसे कि हमने चैप्टर के अंदर भी डिस्कस किया था, नॉन डिटरमिनिस्टिक पॉलिनोमियल टाइम। नंबर 5, सर्च एल्गोरिथम्स मोर एफिशिएंट फॉर लार्ज डेटा सेट्स। तो इसका राइट आंसर, जैसे कि हमने टिडबिट्स के अंदर डिस्कस किया था, वो है क्विक सॉर्ट। नंबर 6, अ सिनेरियो वेयर डायनेमिक प्रोग्रामिंग प्रूव्स मोर यूजफुल। वो कौन सा सिनेरियो है जिसके अंदर डायनेमिक प्रोग्रामिंग जो होती है वो ज़्यादा यूजफुल होती है। तो स्टूडेंट्स, ऐसी प्रॉब्लम्स जैसे कि आप देख सकते हैं जो कि क्या कर रही हो, ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स कर रही हो एंड ऑप्टिमल सब स्ट्रक्चर्स। तो इसका राइट आंसर क्या है, सी है। नंबर 7, एन एल्गोरिथम दैट सॉर्ट्स डाटा बाय स्टेपिंग थ्रू द लिस्ट एंड स्वैपिंग एडजेसेंट एलिमेंट्स इफ नीडेड। तो इसका राइट आंसर क्या है स्टूडेंट्स, आपके पास बबल सॉर्ट। बबल सॉर्ट में क्या करते हैं, हम अपने दो एलिमेंट्स को कंपेयर करते हैं और अगर वो आपके पास सॉर्टिंग के लिहाज से सही ऑर्डर में नहीं पड़े होते तो हम उनको आपस में क्या कर देते हैं, स्वैप कर देते हैं। नंबर 8, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दैट फर्स्ट सर्च डीएफएस इज अ ग्राफ। याद होगा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर मैंने आपको कहा था कि जितने वर्टिसेस बढ़ेंगे उतने ही ज्यादा एजिस आपके पास क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। तो एजिस और वर्टिस को प्लस करेंगे तो इसकी क्या निकल जाएगी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकल जाएगी। नंबर 9, बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को आप कैसे एक्सप्लेन करते हैं। वो कहता है कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपके पास ऐसे एक्सप्लेन की जा सकती है, टाइम टेकन एज अ फंक्शन ऑफ इनपुट साइज, के इनपुट साइज के अकॉर्डिंग जो टाइम आपका प्रॉब्लम को हल करने के लिए दरकार होता है, इसको बोला जाता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। नंबर 10, एन एल्गोरिथम विद अ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ O ऑफ n log n। ये आपके पास क्या बनता था स्टूडेंट्स, ये आपके पास बनता था मर्ज सॉर्ट। अब हम डिस्कस कर लेते हैं इसकी एक्सरसाइज और आपके लिए शॉर्ट क्वेश्चंस मैंने MS वर्ड की फाइल के अंदर राइट किए हुए हैं। आइए वहीं से इसको डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, डिफरेंशिएट बिटवीन वेल डिफाइंड एंड इनडिफाइंड प्रॉब्लम्स। इन दोनों के दरमियान आपने फर्क बताना है। वेल डिफाइंड प्रॉब्लम्स हैव क्लियर गोल, इनपुट्स, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट्स। वेल डिफाइंड प्रॉब्लम ऐसी प्रॉब्लम्स को कहा जाता है जिसमें उसका मकसद, इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट क्या होते हैं, सब क्लियर होते हैं। मिसाल के तौर पर चेकिंग इफ अ नंबर इज इवन। आप ये चेक कर रहे हैं कि नंबर इवन है, तो आपको पता है कि अगर आप किसी भी नंबर का 2 से मोड़ लें और आपके पास क्या आ जाए, 0 रिमाइंडर बच जाए, तो इसका मतलब नंबर इवन है। इसमें गोल क्लियर है कि आप एक नंबर को फाइंड आउट करना चाह रहे हैं कि वो नंबर इवन है या ऑड है। जबकि इल डिफाइंड प्रॉब्लम्स हैव वेग और इनकम्प्लीट डेफिनेशंस, जो कि नामुकम्मल होती है, उसकी वजाहत नहीं होती है, उसकी डिफाइन नहीं होती है, विद अनक्लियर इनपुट, गोल्स एंड प्रोसेस।
जिसमें इनपुट, गोल, प्रोसेस कुछ भी क्लियर नहीं होता है। जैसा कि फॉर एग्जांपल रिड्यूसिंग पॉवर्टी इन अ कंट्री, के मुल्क से गुर्बत का खात्मा करना है, लेकिन कैसे करना है, क्या डेटा चाहिए, कैसे हो सकता है, कौन करेगा, ये नहीं पता। तो ऐसी प्रॉब्लम को क्या बोला जाता है? इल डिफाइंड प्रॉब्लम्स बोला जाता है। नंबर 2, आउटलाइन द मेन स्टेप्स involved in a generate and test algorithm. Number 1, generate all possible solutions to the problem. अपने प्रॉब्लम के तमाम पॉसिबल सॉल्यूशंस को जनरेट करना। टेस्ट ईच सॉल्यूशन टू सी इफ इट मीट्स द रिक्वायर्ड कंडीशंस, हर एक सॉल्यूशन को चेक करना कि वो आपके रिक्वायर्ड कंडीशंस को पूरा कर रहा है। नंबर 3, रिपीट द प्रोसेस, और इस प्रोसेस को दोहराते रहना until a satisfactory solution is found, जब तक आपका जो satisfactory solution है वो नहीं मिल जाता, या और ऑल ऑप्शंस आर एग्जॉस्टेड, ये तमाम सॉल्यूशंस जो हैं, तमाम ऑप्शंस जो हैं वो खत्म नहीं हो जाते। क्वेश्चन नंबर 3, कंपेयर द ट्रैक्टेबल एंड इनट्रैक्टेबल प्रॉब्लम्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी। वो कहता है ट्रैक्टेबल्स और इनट्रैक्टेबल प्रॉब्लम्स को आप क्या करें? कंपेयर करें। आइए इसको अंडरस्टैंड करते हैं। ट्रैक्टेबल प्रॉब्लम्स सॉल्व्ड एफिशिएंटली इन पॉलिनोमियल टाइम, यानी क्लास पी, ऐसी प्रॉब्लम्स जिनको पॉलिनोमियल टाइम के अंदर क्या किया जा सकता है? सॉल्व किया जा सकता है। सूटेबल फॉर लार्ज इनपुट्स, जो कि लार्ज इनपुट के लिए भी क्या है? सूटेबल है। सॉर्टिंग अ लिस्ट ऑफ नंबर, जैसा कि आप क्या करें, एक लिस्ट में नंबर्स को क्या कर दें? सॉर्ट कर दें, चाहे नंबर कम हो चाहे नंबर ज्यादा हो, लेकिन आंसर निकल जाएगा और आपके पास आंसर एफिशिएंट वे से निकलेगा। इंट्रैक्टेबल प्रॉब्लम्स कौन सी होती है? इंट्रैक्टेबल प्रॉब्लम ऐसी प्रॉब्लम्स को कहा जाता है, जैसे कि यहां पे आपके लिए मेंशन है, रिक्वायर्ड सुपर पॉलिनोमियल टाइम, जिसमें टाइम बहुत ज्यादा दरकार होता है एक्सपोनेंशियल के हिसाब से। मेकिंग देम स्लो एंड इम्प्रैक्टिकल, जो कि आपके पास इम्प्रैक्टिकल होता है, यानी हकीकत से उसका कोई ताल्लुक नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम, जैसे कि डिटेल में जब चैप्टर आपको पढ़ाया जा रहा था उस वक्त आपको TSP भी समझाया गया था। नंबर 4, समराइज द की आइडिया बिहाइंड द ग्रीडी एल्गोरिदम। आप बताएं कि ग्रीडी एल्गोरिदम के लिए क्या की आइडिया हो सकता है? अ ग्रीडी एल्गोरिदम मेक्स द बेस्ट लोकल चॉइस ईच स्टेप। ग्रीडी एल्गोरिदम क्या करता है? ग्रीडी एल्गोरिदम बेस्ट लोकल चॉइस जो होते हैं ना हर एक स्टेप के अंदर, वो बनाता है। एज्यूम इट्स लीड टू द ऑप्टिमल ग्लोबल सॉल्यूशन, यानी लोकल को आप मद्देनजर रखते हुए ये होप कर रहे हैं कि ये ग्लोबली भी एक अच्छा सॉल्यूशन निकलेगा। इट डज नॉट रिवाइज इट्स डिसीजंस। अगर आपने लोकली किसी पाथ को आपने ऑप्टिमल सॉल्यूशन करते हुए चूज कर लिया तो आप रिवर्स नहीं कर सकते, आप बैक ट्रैकिंग नहीं कर सकते। इस चैप्टर के इस टॉपिक को डिटेल में पढ़ाया जा चुका है और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मौजूद है। आप ये तमाम चैप्टर्स के जितने भी टॉपिक्स हैं आप डिटेल में जाकर आराम से देख सकते हैं, ताकि आपको हर टॉपिक की डिटेल आराम से मिल जाएगी और तसल्ली से आप क्या कर सकते हैं? हर एक लेक्चर को सुन सकते हैं। नंबर 5, डिस्कस द एडवांटेजेस of using dynamic programming. Number 1, avoid solving the same sub problems multiple times, कि एक ही हल शुदा स्टेप्स को बार बार स्टेप करने से हमें बचाता है। स्टोर्स इंटरमीडिएट रिजल्ट्स, और इंटरमीडिएट रिजल्ट को क्या करता है? स्टोर करता है। एफिशिएंट फॉर द प्रॉब्लम्स विद ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स एंड ऑप्टिमल सब स्ट्रक्चर्स। वो कहता है ये उस सूरत में सबसे बेस्ट है जब ओवरलैपिंग हो रही हो सब प्रॉब्लम्स को, यानी एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपने फाइंड कर दिया तो आपको दोबारा उसको फाइंड करने की जरूरत नहीं है, आप उसी सॉल्यूशन को जो पहले आपने क्या किया, फाइंड किया, उसको रीयूज कर सकते हैं। रिड्यूसेस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सिग्निफिकेंटली, जिसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है? बहुत ज्यादा रिड्यूस होती है। नंबर 6, कंपेयर द एडवांटेजेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन अ प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर कंपोनेंट्स इन एल्गोरिथमिक थिंकिंग। अब इसमें ऑप्शंस क्या हैं? BFS एक्सप्लोर्स लेवल बाय लेवल एंड गारंटी द शॉर्टेस्ट पाथ। लेवल बाय लेवल क्या करता है? एक्सप्लोर करते हैं, और शॉर्टेस्ट पाथ की क्या करता है? गारंटी करता है, जिसका आप इस्तेमाल करते हैं GPS के अंदर, जैसे कि ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम एंड सोशल नेटवर्क्स के अंदर इसका इस्तेमाल करते हैं। DFS एक्सप्लोर द डीप पाथ्स फर्स्ट, क्या करेगा? एक पूरी ट्री को, एक पूरी ब्रांच को डीप तक चेक करेगा। एंड इज सुटेबल फॉर पजल और बैक ट्रैकिंग प्रॉब्लम्स। ये किनके सुटेबल्स है? ऐसी प्रॉब्लम जो कि पजल्स वाली होती हैं और जिसमें आप बैक करना चाहते हैं, यानी बैक ट्रैकिंग प्रॉब्लम्स के अंदर, जैसे कि मेज सॉल्विंग और रिकर्सिव स्ट्रक्चर के अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 7, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रेकिंग डाउन अ प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर कंपोनेंट्स इन एल्गोरिथमिक थिंकिंग। ब्रेकिंग अ प्रॉब्लम into smaller parts
इसको क्या बोला जाता है? एज इन डिवाइड एंड कंकर एंड डायनेमिक प्रोग्रामिंग। इन दोनों के अंदर क्या करते हैं, हम अपनी प्रॉब्लम को छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं। सिंप्लीफाइज द कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स, हम पेचीदा प्रॉब्लम को आसान बना देते हैं। मेक देम इजियर टू सॉल्व, और उनको सॉल्व करना इंतहाई आसान बन जाता है। एंड अलाउ री यूज ऑफ द सोल्यूशन, और सोल्यूशन को बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं टू सब प्रॉब्लम्स एंड इम्प्रूविंग एफिशिएंसी। सब प्रॉब्लम्स के अंदर और एफिशिएंसी को बेहतर बनाया जा सकता है। लास्ट क्वेश्चन हमारे आज के लेक्चर का, क्वेश्चन नंबर 8, आइडेंटिफाई द की फैक्टर यूज्ड टू एवेल्युएट द परफॉर्मेंस ऑफ एन एल्गोरिदम। एक एल्गोरिदम की परफॉर्मेंस का की फैक्टर आप कैसे बता सकते हैं, या क्या आप की फैक्टर बताते हैं? नंबर 1 है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। हाउ लॉन्ग एन एल्गोरिदम टेक्स एज द इनपुट साइज ग्रो, कि एक एल्गोरिदम कितना टाइम लेता है जब आप इनपुट साइज को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। और दूसरा क्या है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, हाउ मच मेमोरी इट्स यूजेस, और वो एल्गोरिदम कंप्यूटर की मेमोरी में कितनी स्पेस लेता है। दिस हेल्प इन सिलेक्टिंग द मोस्ट एफिशिएंट एल्गोरिदम फॉर अ गिवन टास्क। इन दो की मदद से हमें हेल्प मिलती है कि हम अपनी प्रॉब्लम के लिए सबसे बेस्ट सोल्यूशन को निकाल सकते हैं, सबसे बेस्ट एल्गोरिदम को आप चूज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। आज के लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया शॉर्ट क्वेश्चंस को और एमसीक्यूज को। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है और इससे आपकी हेल्प हुई है तो वीडियो को लाइक करें, अपने तमाम फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मेरी अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज, टेक केयर।